पिछले भाग में हमने वारे हमदर्द घनश्याम अग्रवाल लिखित ये जो हास्यव्यंग कहानी है इसको शुरुआत की है। इस कहानी में किस प्रकार से मरीज अस्पताल और मरीज को अस्पताल में मिलने जो लोग आते हैं उनके बारे में एक टीकात्मक विनोद इस पाठ से लेखक ने उजागर किया है कि किस प्रकार हमदर्द होता है, किस प्रकार हमदर्दी जताने के लिए लोग अस्पताल मिलने के लिए आते हैं, किस प्रकार वह सहानुभूति जताते हैं कि हम आपके दुख में शामिल हैं, आपको जो भी तकलीफ़ हो रही है उसमें भी हम भी क्या है शामिल हैं, आपको जो तकलीफ़ हो रही है उस तकलीफ़ की जानकारी हमें भी है। इस प्रकार हमदर्दी जताने के लिए लोग आते हैं। तो पिछले भाग में हमने देखा है कि लेखक भाषण सुनकर आते हैं, एक कार को टकरा जाते हैं। कार को टकराने के बाद कई लोग उन्हें सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती करते हैं। सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में उन्हें भर्ती किया जाता है और फिर उनकी एक टांग टूट गई है, वह टांग लटकाई गई है, उसको ट्रैक्शन लगाया गया है और धीरे धीरे उनके गली मोहल्ले में ये बात जाकर सबको मालूम होती है। ये बात मालूम होने के बाद लेखक के जो भी कुछ रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, पड़ोस वाले हैं, पड़ोसी हैं, वो क्या करते हैं, लेखक को हमदर्दी जताने के लिए उन्हें मिलने के लिए आते हैं। तो बहुत ही विनोदी किस्म का यह पाठ, हमें एक सीख भी इस पाठ से मिलती है। तो बच्चों, मुझे एक बात आपसे करनी थी कि हम जब पाठशाला की कक्षा में पढ़ते हैं और वहाँ का पढ़ना और ये जो ऑनलाइन हम वीडियो बनाते हैं आपको भेजते हैं, इनमें बहुत अंतर है। कक्षा में जब हम अध्यापन करते हैं तो हमारा ध्यान यानी शिक्षकों का ध्यान आपके तरफ हमेशा रहता है कि कौन ध्यान से पढ़ रहा है, कौन ध्यान नहीं दे रहा है, इसके बारे में हम हमेशा सजग रहते हैं। और जो भी विषय हम पढ़ रहे हैं उस विषय को अच्छी तरह से समझाना हमें क्या हो जाता है, सुलभ होता है और आप भी अच्छी तरह से वह शैक्षणिक पाठ समझ जाते हैं। लेकिन अभी ये जो वीडियो हम भेजते हैं, शैक्षणिक वीडियो, यह आप देखते भी हैं तो किस प्रकार से आप ध्यान देते हैं या नहीं ध्यान देते हैं, आपको सुनने में अच्छा लगता है या नहीं लगता है, यह हमें नहीं मालूम होता। लेकिन जो भी हम आपको एक शैक्षणिक पाठ भेज रहे हैं उनको आपको ध्यान देकर सुनना है, पढ़ना है और आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से ये पढ़ रहे हैं। देखना या नहीं देखना ये आप पर निर्भर है। हम तो हमारा काम कर रहे हैं, लेकिन आपका भी काम है कि आप अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और मुझे विश्वास है कि आप बड़ी गंभीरता से अध्ययन करते होंगे। तो चलो हम अपनी पाठ की तरफ आते हैं कि इस प्रकार से वह लेखक अस्पताल में प्राइवेट वार्ड में भर्ती हो चुके हैं, उनकी एक टांग टूट गई है, उन्हें मिलने के लिए अब लोग आने वाले हैं, लोग आ रहे हैं और उनके दिमाग में भी, लेखक के दिमाग में भी
अलग अलग प्रकार के विचार छाने लगे हैं कि जब कोई बीमार था, जब कोई किसी का दूसरे का अपघात होता था तो मैं कब कैसे उसे मिलने के लिए जाता था। मैं भी जिस प्रकार से मेरी टांग टूट गई है उस प्रकार से मेरे मित्रों की, मेरे पड़ोस वालों की या मेरे रिश्तेदारों की जो भी इस प्रकार से उनके साथ हंसता हुआ था, तब मैं भी उनको मिलने के लिए गया था। जिनको जिनको मैं मिलने के लिए गए अस्पताल में गया था जब वे बीमार थे, वे लोग सबसे पहले क्या लेखक को मिलने के लिए आने लगे। तो आज हम पन्ना नंबर 11 से जो पैराग्राफ है, दर्द के मारे, इसको हम पढ़ेंगे। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाते आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खुली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। तो जैसे ही लेखक अस्पताल में है, मिलने के लिए उन्हें उनके ऑफिस वाले आते हैं, पड़ोस वाले आते हैं, रिश्तेदार आते हैं। तो वैसा ही एक प्रसंग उनके साथ हुआ है कि उनके ऑफिस में से एक बाबू, जो बड़े बाबू हैं उनके सीनियर, वह लेखक को मिलने आ गए हैं। और लेखक ने मन ही मन उस दिन सोचा था कि मुझे कोई आराम ही करने नहीं देता। जब से मैं अस्पताल में भर्ती हुआ हूँ कोई ना कोई मुझे मिलने के लिए आता है। मेरा जो दर्द है वो दर्द कम नहीं हो रहा है। लोग आते ही है, सिर्फ दिखावट के लिए लोग आते हैं और आने के बाद घंटा घंटा यहाँ मेरे साथ बातें करते रहते हैं, कैसा हुआ, क्या हुआ, आपका ध्यान किधर था, उसको ये नहीं किया, उसको पकड़ा क्यों नहीं, उसके ऊपर कोई केस क्यों नहीं डाली। इस प्रकार से हर रोज़ मैं हर एक के साथ मैं ये बातें करता हूँ और ये बातें करते करते मैं थक गया हूँ। इसकी वजह से मैं आज क्या करूँगा, कोई भी मुझे मिलने क्यों ना आए, मैं मेरे आँख नहीं खोलूँगा और सो जाऊँगा। तो उतने में ही ये हमदर्दी जताने के लिए वो बड़े बाबू आते हैं। बड़े बाबू आते हैं, जब देखते हैं कि ये तो सोया हुए हैं पेशेंट, मरीज, तो अब क्या करें। तो मन ही मन सोचते हैं कि मैं यहाँ मिलने के लिए आया था, ये तो इन्हें समझना चाहिए, लेखक को समझना चाहिए कि मैं मिलने के लिए आया हूँ। यानी क्या, सिर्फ तोंद दिखाई, मुंह दिखाई, कि हम क्या करते हैं कि सिर्फ अपना मुंह दिखाकर चले जाने जाते हैं। तो उस प्रकार से, और फिर उन्हें समझ में भी नहीं आएगा कि मैं आया था या नहीं आया था। तो कुछ देर वो वहाँ रुकते हैं। लेखक अब जाग जाएंगे, लेकिन लेखक क्या है, लेखक ने मन ही मन सोचा है कि कोई भी क्यों ना आए, मैं क्या नहीं करूँगा, अभी आंखें नहीं खोलूँगा और मुझे सोया हुआ पाकर जो आया है वो क्या करेगा, निकल जाएगा। लेकिन ये महाशय तो ऐसे नहीं थे, उनको तो उनका चेहरा उन्हें दिखाना ही था। तो वो क्या करते हैं कि जो टांग टूटी है, जहाँ टांग टूटी है उस टांग पर जाकर वो जहाँ
टूट गया है वहाँ वो क्या करते हैं, अपने हाथों से दबाते हैं और उन्हें क्या करते हैं, जगाने की कोशिश करते हैं। और फिर जहाँ दर्द हो रहा है, जहाँ हमारी टांग टूटी है, वहाँ अगर कोई दबाता है तो हम जाग ही जाएंगे, या सोने का नाटक किया है तो भी हम चिल्ला कर उठेंगे, अरे बाबा क्या कर रहा है तू। तो उस प्रकार से ही क्या करते हैं लेखक, जैसे ही वह टांग दबाते हैं बड़े बाबू, तो वह दर्द के मारे चीखते हुए उठते हैं और जब वे आंखें खोलते हैं तो ये बाबूजी कहते हैं, मुस्कुराते हुए उन्हें कहते कि ये अब दर्द कैसा है, यानी जहाँ टांग टूटी है उस टूटे हुए टांग पर ये बाबू दबा रहा है हाथ से और फिर पूछ रहा है कि दर्द कैसा है। तो इस प्रकार समाज में ऐसे प्रातिनिधिक की जो प्रतिक्रिया है, इस प्रकार से समाज में लोग होते हैं कि उन्हें मालूम होता है कि कोई समस्या में है या कोई दर्द में है, उसे दर्द हो रहा है, लेकिन वह अपने शब्दों से या कुछ ऐसी कृति करते हैं कि वह दर्द और भी ज़्यादा उन्हें महसूस होता है और फिर वह क्या करते हैं, फिर उनको पूछते हैं कि अब क्या हो रहा है, आप कैसा है आपको, यानी क्या होता है, जले पर नमक डालना इसे कहते हैं। तो इस प्रकार के ये जो लोग होते हैं ये समाज में भी है, उनसे हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ए देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ए देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक काँप गया। तो इस प्रकार से अभी ये दूसरा प्रसंग, वो बाबू चले गए। बाबू चले जाने के बाद मोहल्ले वाली सोनाबाई उनको मिलने आती है, और वह मिलने आती है लेकिन कैसे आती है, आपने 4 बच्चों को साथ लेकर लाती है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं। वह जैसे ही सोनाबाई मिलने के लिए आई है, यह समझ में आता है लेखक को, तो लेखक के मन में ये आ जाता है कि और दूसरी दुर्घटना अभी क्या होने वाली है, घटने वाली, क्योंकि उनको मालूम है सोनाबाई के स्वभाव किस प्रकार है, किस प्रकार की वो महिला है। वो मन ही मन क्या होते हैं, डर जाते हैं। और सोनाबाई अकेले नहीं आई है, 4 बच्चों को साथ लाई है, कि जैसे किसी चिड़ियाघर में कोई प्राणी को देखने गए हैं। तो वैसे ही जैसे ही लेखक के कमरे में प्रवेश करते हैं, चाची चिल्ला कर कहती कि देखो बच्चों, चाचा जी। जैसे ही बच्चे चाचा को देखते हैं, ऐसा लगता है चाचा को, यानी लेखक को ऐसा लगता है कि ये सोनाबाई किसी बंदर को देखने के लिए यहाँ इन बच्चों को लाई है। तब सोनाबाई उनके साथ बातें शुरू कर देती है कि कैसा हुआ, ऐसा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। नकली आंसू बहाने लगती हैं। नकली आंसू बहाते हैं लोग, बहुत सारे लोग बहाते हैं, कैसा हुआ, कैसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हे भगवान। इससे क्या होता है हमारे सामने, और फिर जब बाहर निकलते हैं दूसरों के साथ जब बोलते हैं तो क्या कहते हैं, अच्छा हो गया, अच्छी सज़ा मिली उसको, ऐसा ही होना था, उसका बर्ताव अच्छा नहीं था। यानी क्या, मुंह पर एक और बाद में एक, इस प्रकार का बर्ताव लोग करते हैं। तो सोनाबाई बोल रही है लेखक के साथ, और बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं।
कोई कुर्सी पर चढ़ा है, कोई मेज पर चढ़ा हुआ है। और जो दूसरी एक लड़की थी उसने क्या किया, लेखक की जो शीशी थी बोतल दवा की, वो उसमें हाथ में लेकर वो क्या कर रही है, कथकली का डांस कर रही है। और उसमें की जो दवा है वो क्या कर रही है, हिला रही है। और इधर फिर एक दूसरी आवाज़ लेखक को सुनाई दे रहा है और उसकी टांग को भी महसूस हो रहा है। तो क्या किया था, एक जो लड़का था जो टांग टंगी हुई थी उस स्टैंड पर, और उसको जो थैली लगी थी जिसमें रेती थी, जो ट्रैक्शन है, उस रेती के थैली पर एक जो बच्चा था वो क्या कर रहा था, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से उसके ऊपर क्या कर रहा था, मुष्टि युद्ध यानी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। और उसका आवाज़ रफ रफ जैसे आता है। और फिर इधर दूसरा जो लड़की है वह जो डांस कर रही थी कथकली का, उसके हाथ में से वो क्या होती है, दवा नीचे गिर जाती है। वो लड़की क्या करती है, डांस करते करते उसको नीचे पटक देती है। जैसे ही पटक देती है दवा नीचे क्या हो जाती है, ज़मीन पर साफ तरफ हो जाती है। तो सोनाबाई उसकी तरफ घूरती है, क्रोध आता है, लेकिन वो क्या करती है, हंसती हैं और फिर लेखक को कहती है, चलो अच्छा हुआ ये बोतल गिर गई नीचे, भैया पेड़े खिलाओ पेड़े। दवा गिरना क्या होता है, शुभ होता है। यानी जो दवाई उस लड़की ने गिराई थी, उसकी जो गलती हुई थी उसको छुपाने के लिए ये सोनाबाई लेखक को कह रहे कि दवा गिरना क्या होता है, शुभ होता है, शुभ। और उससे दर्द के बारे में पूछने के बजाय, दर्द कैसा कम हो एक कुछ कृति करने के बजाय, उनसे ही लेखक से ही क्या कर रही है, पेड़े मांग रही है। क्यों, क्योंकि दवा नीचे गिर गई है। तो लेखक ने अपने माथे पर हाथ लगा दिया। इसके ये सब होने के बाद 2 घंटों बाद वो सोनाबाई फिर उस बच्चों को लेकर गई। और जाते वक्त कहा कि भैया चिंता मत करो, मैं फिर आऊँगी वापस आपको मिलने। जैसे ही ये शब्द वो कहती है तो जो लेखक है वो क्या करता है, अंदर से फिर डर जाता है। अब ये तो घटना हो गई, और क्या और घटना आगे जाकर वो क्या करेगी क्या मालूम। इस प्रकार से आगे का जो पन्ना है, पन्ना नंबर 12 पर वो देखिए, पन्ना नंबर 12। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे मैंने एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वो थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ, उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आँख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे। अच्छा भाई माफ़ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। तो अभी ये अगला प्रसंग घटता है लेखक के पास कि जब कोई गांव से मिलने के लिए आता है, दूर से आता है, तो हमें उसके बारे में और भी अच्छा लगता है कि देखो मुझे मिलने के लिए इतने दूर से आया है। तो ऐसा ही एक रिश्तेदार मिलने के लिए आता है। अस्पताल के सामने वो गाड़ी खड़ी
होती है जो किराए से वह लाया है टैक्सी, उसमें से वो नीचे उतरता है और लेखक को मिलने के लिए लेखक के कमरे में जाता है। जैसे ही जाता है वैसे ही वो क्या करता है, लेखक के छाती के ऊपर फूट फूट कर रोने लगता है कि हाँ ये कैसा हुआ, ये क्यों हुआ, हाँ ये कार वाले उनका सत्यानाश हो, कार वाले को क्या कर रहा है, गालियाँ दे रहा है। और ये मन ही मन ये सोच रहा है कि ये कौन है भाई आदमी, कौन मेरे छाती पर आकर रो रहा है, मैंने तो इसको कभी पहले देखा नहीं, ये सोच रहा है। और फिर मेरा जो हुआ तो जो होगा तो होगा, तू क्यों रो रहा है, तुझे क्या हुआ है। और वो थोड़ी देर तक ऐसा ही वो क्या करता है, रोता है। फिर वह उसकी छाती पर से उठता है और लेखक की तरफ देखता है। जैसे ही लेखक की तरफ देखता है तो उसके समझ में आता है कि मैं गलत कमरे में आया और गलत पेशेंट को मैं मिल गया, या गलत पेशेंट के कमरे में मैं आ गया। और उसकी छाती पर अपना मुंह गाड़े हुए रोने लगा। ये समझ में आता है। जैसे ही समझ में आता है तो वो हंसते हुए बोलने लगता है, भाई भाई मुझे माफ़ करना, मुझे लगा कि वो गुप्ता जी आप ही हैं, उनका भी ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ ना, तो इसलिए मैं आया। लोग अच्छी तरह से पता भी नहीं बताते। और फिर वह हे करके हंसने लगा और गुप्ता जी के कमरे में, वह बगल में ही था, वो वहाँ चला गया। जैसा यहाँ रो रहा था वैसे ही रोने की आवाज़ गुप्ता जी के कमरे से फिर वापस लेखक को आई। लेखक को इतना गुस्सा नहीं आया कि ये आदमी आकर मैं रोकर चला गया, गलत जगह पर आया। गुस्सा इस बात का आया कि ये आदमी आया और उनकी पत्नी ने ऐसा समझ लिया कि करीबी दोस्त है लेखक का या कोई रिश्तेदार है। जो टैक्सी बाहर खड़ी थी उस टैक्सी का बिल जो हुआ था वो बिल लेखक की पत्नी ने दिया। इसका गुस्सा लेखक को आया और वहाँ लेखक ने बीवी के ऊपर अपना गुस्सा उतारना शुरू किया। तो इस प्रकार फिर आगे, हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं श्री लपकानंद, उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलांग, असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आँख पूछ रही हो, बोल बेटा आप भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। हंसी करके आईने से। तो इस प्रकार से जो अगला प्रसंग हुआ है कि जैसे ही वह एक कवि है उनके मोहल्ले में रहने वाले, और कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ हमें बातें करनी या जिनका मुंह भी हम देखना नहीं चाहते, उनसे बातें करना नहीं चाहते, ऐसे ही लोग क्या होते हैं हमारे सामने आते हैं और फिर वह
उनसे उनके साथ हमें क्या करना पड़ता है, वार्तालाप करना ही पड़ता है कि जो हमारे मन में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो कृति रहती है वो दूसरों को क्या करती है, अच्छी नहीं लगती। इसलिए तो समाज में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जिनको हम मिलना नहीं चाहते या उनका मुंह भी नहीं देखना चाहते। वैसे ही है यह एक कवि महाशय है, और ये जो कवि महाशय है मोहल्ले में रहने वाले, कि जब भी यह लेकर देखते कि कवि उनके तरफ चला जाता और कहता कि अच्छा हो गया आप मिल गए, मैं बड़ा ही परेशान था और 3-4 दिन हो गए कवि सम्मेलन में मैं बहुत व्यस्त था, और फिर कल रात को ही मैंने एक कविता आपके ऊपर बनाई है, ऐसा किया, जरा सुनो। जैसे ही वह ऐसा कहते हैं कि लेकर क्या करते, कोई ना कोई बहाना करके उस कवि से अपनी जान छुड़ा लेते और भाग जाते। तो वह कवि उन्हें मिलने के लिए अस्पताल जा पहुंचा, हमदर्द बनकर वहाँ चला जाता है, लेखक को देखता है। लेखक को देखते ही कवि कहते हैं कि मैं आपके बारे में ही कल से सोच रहा हूँ, रात भर मुझे नींद नहीं आई, और फिर मैं आपका जो दर्द है, आपकी जो ये टूटी हुई टांग है, उसके बारे में मैं सोच रहा था कि क्या हुआ होगा, कैसी टूटी होगी, और उसके ऊपर, उस प्रसंग के ऊपर मैंने एक कविता बनाई। तो ऐसी कविताएं लोग बहुत सारे बनाते हैं, बहुत सारे कवि भी हमें मालूम है, और वह हमें हंसाते भी हैं। तो उस प्रकार से यह कवि है, अपना कवि, कि ये क्या कर रहा है, उसने कविता बनाई है। असम की राजधानी है शिलांग, असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूटी है टांग, मेरे दोस्त की टूटी है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। तो इस प्रकार ये कविता उनके ऊपर उस कवि ने बनाई। कविता सुनकर वो ऐसा देख रहा था और एक आंख से ऐसा पूछ रहा था कि मानो वो कह रहा है, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख से पूछ रहा है, अभी तेरी तो टांग टूट गई है, मेरे पास तो बहुत सारी कविताएं मेरे गठरी में है, मैं अभी तुझे क्या करूँगा, ये कविताएं सुना कर ही रहूँगा, अब तो कहाँ भागेगा, क्योंकि तेरी टांग टूट गई तो भाग नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से मैं अपनी कविता सुनाने की मुराद यहाँ पूरी कर दूँगा। तो लेखक ने जल्दी से चाय मंगवाई और उसको चाय पिलाई, और फिर कविताएं सुनने का वादा किया उनके साथ कि चलो मैं जब अच्छा हो जाऊँगा तो मैं आपकी सारी कविताएं सुनूँगा। और फिर उन्हें क्या करते हैं, बड़ी मुश्किल से वह वापस घर भेज देते हैं। और फिर जितने भी ये हमदर्द आ चुके हैं उनको मिलने के लिए, उनका दर्द तो कम तो नहीं हुआ, दर्द और भी बढ़ गया, उनका आराम भी नहीं हुआ। इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, तुझे और भी मुझे शिक्षा देनी है तो दे दो, मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो तोड़ दो, लेकिन ऐसी जगह तोड़ दो कि जहाँ कोई मेरा परिचित नहीं होगा, जहाँ कोई मुझे मिलने नहीं आएगा, और मैं क्या करूँगा, ये जो बेदर्द हमदर्द होते हैं इनसे क्या करूँगा, मैं छुटकारा पाऊँगा। तो इस प्रकार से यह कहानी बच्चों, यह हास्य व्यंग्य कहानी यहाँ ख़त्म होती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग हमारे जीवन में हमें मिलते हैं, कोई अच्छे मिलते हैं, कोई बुरे मिलते हैं। तो हमारे ऊपर निर्भर है कि हमें कैसे लोगों के साथ हमें अपनी जानकारी बढ़ानी है। तो बच्चों, आपको यह पाठ पसंद आया होगा, आप फिर से इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़िए, बड़ा ही मनोरंजक पाठ है। आप जहाँ तक पढ़ाने का सवाल है, अध्ययन का सवाल, अध्यापन का, समय की पाबंदी होने के कारण हम आपको जितना अच्छा दे सके उतना अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों, आप ये जो स्वाध्याय है इसके नीचे का वो आप पूरा करते होंगे, उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आया ही होगा। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे।